जो आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स उस सिचुएशन में होता है अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी और एरिया जो है वो दोनों पैरेलल हों। तो उस सिचुएशन में आपके पास स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास मैक्सिमम इस सिचुएशन में एप्सिलॉन जस्ट यू हैव टू पुट, और ये आपके पास इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ओवर आर स्क्वायर आ गया आपके पास। इनसाइड द स्फीयर ये नहीं किया हमने, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। वो थ्योरम थे। सर आवाज नहीं आ रही थी। सर जी अभी भी नहीं आ रही आवाज, बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं। नो सर। अब आ रही है सर, आ रही है नहीं। अगर आवाज नहीं आ रही तो फिर क्या फ्लक्चुएशन आती है आवाज में, क्या चीज है? डिस्टॉर्शन है। अब सही आ रही है सर, पहले कट आ रही है। अच्छा अब ठीक है, ओके। अब इस केस में हम ये देखेंगे कि आपके पास जो पॉइंट P है ये आउटसाइड द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कल की तरह का आपके पास ये भी केस है, ये केस 2 जो है, इसमें जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो इज इक्वल टू क्यू ओवर वी लेते हो आप, और यहाँ से Q इज इक्वल टू रो वी, और Q इज इक्वल टू रो इंटू ये वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो R इज लेस देन R मीन्स कि ये आपके पास जो ये गॉसियन सरफेस है इसमें आपके पास वो इसका रेडियस R है, और जो आपके पास स्फेरिकल होल सरफेस है इसमें आपके पास ये R है। इफ ये अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एट पॉइंट P डिस्टेंस R इज लेस देन R, मतलब ये जो R से कम यहाँ पे कहीं पे पॉइंट इनसाइड द वो लाई करेगा। तो पॉइंट पी किधर होगा सर? पॉइंट P R लेस देन R मींस कि आपका इनसाइड कहीं पे भी लाई कर सकता है, आपके पास यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, या आपके पास ये जो गॉसियन सरफेस आपने ली है यहाँ पे हो सकता है। मतलब इनसाइड का मतलब आप कहीं पे भी उसको प्लेस आउट कर सकते हैं थ्रू आउट द रीजन। तो we consider the special spherical Gaussian surface of which pass through a point P। तो इसमें आपके पास let Gaussian surface encloses charge Q prime less than Q। ये आपके पास it means कि ये इसमें सपोज किया है कि आपके पास जो इस रीजन में है, इस रीजन में Q प्राइम है और ये आपके पास जो है Q है, मतलब दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और है, और जो एक मिनट जी। तो इसमें आपके पास ये यहाँ पे थे हम कि वो हमने जो है पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है जो कि आपके पास इनसाइड द गॉसियन सरफेस है। तो जो गॉसियन सरफेस के ऊपर चार्ज है उसको हमने कहा है इनसाइड दिस रीजन Q प्राइम है, और जो आपके ओवरऑल चार्ज है Q का है। लेट जो उस पे जारी बात है कम ही होगा जो आपके पास इनसाइड स्फेरिकल सिचुएशन में है। तो ये आपके पास जो Q प्राइम है, Q प्राइम इक्वल टू रो इनटू दिस, ये आपके पास वहां से है जब आप जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो आप लेते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, Q प्राइम इज इक्वल टू रो इनटू V। ये आपके पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका वॉल्यूम पुट आउट करेंगे आप। तो जो आपके पास नेट चार्ज जो ऊपर आपके पास आया था इक्वेशन में, वो उसको और इसको जो आपके पास 14 में है इसकी आप रेशियो ले लें Q प्राइम ओवर Q,
ये आपके पास आर क्यूब ओवर आर क्यूब, ये आपके पास जो था 12 इक्वेशन देखते सर ये रेशियो क्यों लिया है? मैं आपको बताता हूँ अभी। ये देखें आप, किधर गया वो, ये आपके पास है देखें। इसमें इस डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखें, अगर पॉइंट पी इनसाइड द जो टोटल आपके पास चार्ज है रो इनटू वी, ये आपके पास देखें जिस रेडियस इज आर, तो ये थ्रू आउट सरफेस पे आपके पास ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो हमने अभी इस डायग्राम में देखा है, इसमें क्यू प्राइम हमने ये सपोज किया था कि जो लेट्स इट इज लेस देन क्यू, मतलब वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो इससे इक्वल है। ये हमने इसलिए लिया यार कि आपने उसका जो गॉसियन सरफेस है वो और टोटल जो आपके पास स्फेरिकल सरफेस है वो, उन दोनों के जारी बात है जो आपने पाथ लिया है सर्कुलर है, स्फीयर में से आप उसको ड्रा कर रहे हैं, तो हमने उसके रेडियाई चेक करना है कि उसकी रेशो कितनी आती है, मतलब दोनों चार्ज में ये कितना क्यू जो है। प्राइम गॉसियन सरफेस का चार्ज है सर? जी जी, क्यू प्राइम जो आपने सरफेस जो है गॉसियन ड्रा की है उसका है, और जो दूसरा क्यू है वो आपके पास होल जो आपके पास सरफेस है उसका है। तो ये अगर आप यहाँ पे पुट आउट करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, तो आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब आ जाएगा। इट मींस के बेसिकली ये रिलेट कर रहा है आपके पास किस चीज से, ये जो उनके रेडियाई हैं उनसे रिलेट कर रहा है। इट मींस यू कैन से दैट जो क्यू प्राइम है दिस इज आर क्यूब ओवर आर इंटू क्यू, ये दिस टाइम इंटू इंटू चार्ज, इसके इक्विवेलेंट है। ये आपके पास रिलेशन आ गया, जो गॉसियन पे चार्ज था जो आपके सरफेस पे, वो इसके इक्विवेलेंट आ जाता है। तो क्यू प्राइम तो लेस देन क्यू नहीं था सर? जी हाँ जी बिल्कुल। तो इधर ज्यादा नहीं आ गया क्यू प्राइम इतने टाइम्स क्यू गया इक्वल? ये देखें मैं आपको बताता हूँ ये कैसे, आर ओवर आर क्यूब है ना, ये आप देखें डिनोमिनेटर में जो रेडियाई है आर किधर है जी, ये आर जो है ना, ये आपके पास इट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू दिस, तो ये टर्म जो आपके पास है वो रिड्यूस होता जाएगा, डिनोमिनेटर में होगा, ये लास्ट टर्म इधर है, ठीक है ना। तो Q प्राइम इक्वल टू दिस, ये R वो है जो आपका गॉसियन सरफेस में था स्मॉल r, और ये R आपके पास जो है वो लार्ज जो आपके पास टोटल स्फीयर था उसका है। ठीक है सर। हाँ जी, अब गॉसेस लॉ अप्लाई करें तो इंटेग्रल ई डॉट डी ए क्यू प्राइम ओवर एप्सिलॉन, उस सरफेस पे ही आप स्पेसिफाइड पे हैं, तो क्यू प्राइम ओवर दिस मैक्सिमम, ये डी डॉट आपका खत्म हो गया, डी ए कोसाइन थीटा आएगा, थीटा 0 लिया क्योंकि मैक्सिमम आपका फ्लक्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे है वहां पे आप उसको फाइंड आउट करते हैं कि जो पैरेलल सिचुएशन है ई, ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ द स्फीयर, ये तो क्यू प्राइम ओवर आर स्क्वायर। इट मींस कि अगर आप उस रीजन में सिर्फ देखते हैं ना जो आपका स्मॉल रेडियल रीजन में, उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरह का ही आता है, लेकिन फर्क आपका जो आप आउटसाइड कोई भी मिडल मतलब देखते हैं कि हाँ अगर आपने इन बिटवीन पॉइंट लेना है उस पर डिफरेंस आता है, जैसे कि ये देखें ई वही आया उस तरह का, जस्ट इसमें क्या है इज इक्वल टू 1/4 क्यू ओवर आर स्क्वायर, वो भी यही चीज है, तो उसमें आप करेंगे तो वो जस्ट आपने कैपिटल आर कहा था। अब इस वैल्यू को जो आपकी ई की आई है जो ऊपर हमने इक्वेशन देखा है उसमें आप सॉर्ट आउट करेंगे, तो ये आपके पास E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 1 ओवर आर स्क्वायर आर क्यूब ओवर आर क्यूब इंटू क्यू, ये वही इक्वेशन है ऊपर जिसमें हमने क्यू प्राइम को फाइंड आउट किया था, तो वहां से वैल्यू पुट करें इन द फॉर्म ऑफ क्यू, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब ये पॉइंट आपके पास है जहां आपके पास आर ओवर आर क्यूब हो जाएगा, ये इन सिंपल आर स्क्वायर आर से कैंसिल हो गया, ये अगर आर जो है इक्वल टू आर हो जाए, मतलब जो गॉसियन सरफेस है या आपके पास टोटल जो सरफेस है
जो आप ले रहे हो उसकी स्फेरिकल शेप वो इक्वल हो जाए तो वो तो जस्ट फिर यही रह जाएगा 1/4πε/Q/r²। और ये आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एज अ फंक्शन ऑफ इट्स रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये ग्राफ पे आप देख सकते हो। ये आपके पास गॉसियन सरफेस है, दिस इज पॉइंट पी आर, कैपिटल आर। ये आपके पास उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाई कर रहे हैं। दिस इज अ ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड रेडियाई, रेडियल पार्ट ऑफ द जो हमने हमारे पास डिस्टेंस वेरी कर रहा है। अब इसमें ये आप देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपने फाइंड आउट करना है तो ये किस तरह से वेरी कर रही है। आपके पास वैल्यू आप देखें ई को जो है ई की डिपेंडेंस आर पे है तो ये आपके पास जो है एट दिस शार्पली ये इंक्रीज कर रहा है, फिर ये डिक्लाइन इसमें आ रहा है। डिक्लाइन क्यों आ रहा है, ये यहाँ पे आप देखें ये जो आपके पास है विद रिस्पेक्ट टू ये कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है कि यहाँ पे आपके पास आर तक ये आपके पास क्या है इंक्रीज हो रहा है। और उसके बाद जब आप इसमें इस रीजन में जाएंगे तो इसमें आपके पास एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4πε/QR/R³। दिस पॉइंट लेट्स सपोज दिस पीक, क्यों ये देखें यहाँ पे आप आ गए इस पे, यहाँ पे आप जब आते हैं यहाँ ये वाले रीजन पे R इज इक्वल टू R है, R इज इक्वल टू R। इस रीजन पे 1/4πQ/R² हो जाएगा, इट इज इनवर्सली रिलेटिव डिस्टेंस। ये अब ये वाली जो आपके पास पीक आएगा ये 1/4πε/Q/R²। अब आप ये देख लें जो ऊपर हमने इक्वेशन ड्राइव किया है जिसमें R और R का रिलेशन था कि एक आपके पास अगर बढ़ेगा दूसरा डिक्रीज होगा, तो इट मींस कि ये आपके पास जो सिचुएशन आई है इसमें ये स्मॉल आर है। दिस इज गॉसियन आपके पास जो आपके पास स्फीयर दिया था, गॉसियन सरफेस ली थी, ये उसका डिस्टेंस है R²। एक चीज हमने ऊपर देखी है, मैं दिखाता हूं आपको, ये जी Q'(R³/R³ इट मींस के ये आपके पास जो है अगर आप जो थ्रू होल सरफेस रहोगे तो डिस्टेंस आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में है, अगर आप दूसरे में जाएंगे वो उससे डाइवर्ट कर जाएगा एट माइनर इंस्टेंट्स ऑफ वेरिएशन। तो इसका मतलब है ये जो थर्ड पीक है, सॉरी सेकंड पीक जो आपके पास आया है, इट इज रिलेटेड टू R²। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपके पास ये डिस्टेंस है स्मॉल r, आप इसको देखें दिस इज स्मॉल r। अब आप या इस रीजन पे आए हैं तो ये इनवर्सली रिलेट कर रहा है, ऑब्वियसली ये डिक्रीज करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप ये है कैपिटल R, इट मींस दैट ये है डायरेक्टली रिलेटेड विद R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके साथ इंक्रीज करेगी ये वाला। इस पॉइंट पे आके जब R इक्वल टू R आ जाए तो ये पॉइंट है जो, इसका मतलब ये यहाँ पे स्टेबलाइज्ड कंडीशन है। फिर उसके बाद मतलब ये पॉइंट जो ऊपर शो करवाया उसने, फिर यहाँ से आप जब डिक्रीज ये डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज फर्दर होगा तो इस सिचुएशन में आपके पास जो दूसरी टर्म है वो आपके पास स्मॉल होता जाएगा और ये वाला टर्म जो है उसको डिक्लाइन आएगा, इसमें रिडक्शन फिनोमेना में। उसके बाद है डिडक्शन ऑफ कूलम लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। How we will deduce Coulomb law from the Gauss's law? इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय सर्टेन सिमेट्री कंडीशंस। उसके लिए भी आपने कुछ एग्जाम्पशन लेनी होगी। कंसीडर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q, हमने यहाँ पे सपोज किया ये आपके पास है पॉजिटिव चार्ज Q है। इन ऑर्डर टू अप्लाई द गॉसेस लॉ वी एज्यूम ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, कि जो आपके पास गॉसेस लॉ उस वक्त से अप्लाई होता है जब आप गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल
पॉइंट से आप एज्यूम करते हैं। तो इसमें कंसिडर, ये आपके पास सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज आउटवर्ड फ्रॉम दिस। क्या करते हैं, एक पैच लिया, लेट्स सपोज इट्स एरिया इज DA, ये आपके पास रेडियस R है, चार्ज Q लाइज ऑन इट, तो इंटीग्रल E डॉट DA दिस इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन। अब मैक्सिमम फ्लक्स होगा जब दोनों पैरेलल होंगे, रेडियल आउटवर्ड होंगे, तो EDA आपके पास आएगा, तो एप्सिलॉन Q ओवर एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन उधर चला गया, तो 1 बाय ये एप्सिलॉन इंटीग्रल EDA इक्वल टू Q एस इज कांस्टेंट फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन द स्फीयर, मतलब E की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है, एप्सिलॉन E DA इक्वल टू दिस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन Q ओवर r स्क्वायर। ये आपके पास जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है एट एनी पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रिलेशन हमें ये भी पता है कि जो पॉइंट चार्ज में व्हेन अ फोर्स अप्लाइड, तो F इज इक्वल टू Q नॉट E आपके पास आएगा। तो वेयर Q नॉट इज पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन field intensity, therefore F is equal to 1 by 4 pi epsilon Q नॉट, यहाँ पे E की वैल्यू पुट करनी है, जस्ट ये ऊपर जो हमने 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 divided by R square, this is Coulomb law। मतलब कि हमने जो एक फॉर्म जो है गॉसेस लॉ की ली, उसको हमने इंटरप्रेट किया, फिर आफ्टर इंटरप्रिटेशन हमने डिड्यूस किया उसको कूलम लॉ जो है उससे आप कैसे पॉइंट चार्ज के लिए कैलकुलेट करते हैं। आगे रिपीट कर दें। हाँ जी, इसमें हमने ये किया है कि कूलम लॉ जो है गॉसेस लॉ से कूलम लॉ डिड्यूस किया है, कैसे करते हैं उसके लिए हमने कंसिडर किया है कि आपके पास स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस उसी तरह पॉइंट चार्ज Q लाई कर रहा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आपके पास आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन है, और एक उसी तरह से एलिमेंट लिया, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ से आपने उसको इंटरप्रेट करवाया, उसका एरिया लिखा, फिर उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर ली। यू नो डैट कि आपको पता है कि जो पॉइंट चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो आपके पास रिलेट करती है F इज इक्वल टू Q नॉट E, जो फोर्स आपके पास है F इज इक्वल टू Q नॉट E। यहाँ पे आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है, तो इट मीन्स के ये गॉसेस लॉ जो है वो कन्वर्ट हो गया है कूलम लॉ में, मैथमेटिकल फॉर्म उसकी जो है। ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट है एक थ्योरम है, प्रूव दैट an excess charge added to the isolated conductor moves entirely to its outer surface, none of the excess charge is found within the body of the conductor। मतलब ये तो जो सिचुएशन है इसमें यही है कि जो आपका पास चार्ज होता है किसी भी मेटालिक कंडक्टर पे, कंडक्टर पे मेटल जो है कंडक्टर ही होता है, कंडक्टर पे तो वो सरफेस पे लाई करता है, वो इनसाइड द कैविटी नहीं होता है। वो किस तरह से है वो अभी हम इसको भी देखते हैं, प्रूव करते हैं। इसमें हम वही आइसोलेटेड कंडक्टर लेंगे पहले, जैसे ये लंप ऑफ कॉपर सरफेस, ये इसको हैंग करेंगे जो सिल्क थ्रेड है उससे, और कैरिंग व्हाइल कैरिंग इट्स पॉजिटिव चार्ज Q एज शोन इन फिगर। जो गॉसियन सरफेस है उसको हम इसमें लेंगे उसी तरह, जो सरफेस आप लेते हो वो इट विल बी द सेम जैसी आपके एंटायर जो आपके पास डायग्राम होगी, मतलब जो आप कैविटी लेंगे उस तरह की होनी चाहिए। ये गॉसियन सरफेस है। अंडर इक्विलिब्रियम पोजीशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर मस्ट बी जीरो, मतलब कि वो हमने प्रूव भी किया है कि इनसाइड द कंडक्टर कोई भी फील्ड नहीं होता। इफ इट वर नॉट सो, अगर ऐसा नहीं है, अब हम प्रूव करेंगे उसको, हम एज्यूम करेंगे कि आपके पास अगर ऐसा नहीं है, द फील्ड वुड एक्सर्ट द फोर्स ऑन कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स एंड इंटरनल करंट्स वुड बी सेट अप।
ये तो हमने पहले प्रूव कर लिया ना कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब हम ये कंसीडर करते हैं अगर ऐसा है, अगर आपके पास फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो जो आपके इनसाइड द कंडक्टर देयर मस्ट बी द फोर्सेस लाइज ऑन द स्पीशीज, but there is no experimental evidence of such internal currents in isolated conductor. And if the extra charge is added to the surface, it redistributed itself on the surface in such a way that the electric field inside the conductor vanish. तो इसका यही है कि इसमें ऐसा एक्सपेरिमेंट अभी तक हुआ ही कोई नहीं है, तो है नहीं कि जिसकी एविडेंस इस तरह से हो। अगर आप कंडक्टर के अंदर एक्सेस चार्ज जो एंटर करते हैं वो भी सरफेस की तरफ जो है वो चला जाता है, क्योंकि इनसाइड जो है वो जीरो है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सर? नहीं होती ना, इनसाइड द कंडक्टर नहीं है, सरफेस के ऊपर लाई करती है, वो हमने प्रूव भी किया। इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो फिर इंटरनल फोर्सेस एक्ट करती हैं। इफ दिस हैपेंस, इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं अगर ऐसा है तो फर्ज किया है सर। हाँ जी, अज्यूम किया है। ठीक है। ओके, इफ E is zero everywhere inside the conductor, ये तो हमने प्रूव भी किया हुआ है। इट मस्ट बी जीरो एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द गॉसियन सरफेस। दिस मींस दैट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस मस्ट बी जीरो। ओके, कि जब आपके पास फील्ड जब है ही नहीं तो फ्लक्स क्या होगा? अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 by epsilon टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। देन टेल्स दैट नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ये भी जीरो होगा। तो जाहिर बात है कि जब फील्ड ही कोई नहीं है तो ये फ्लक्स भी नहीं होगा। If the added charge is not inside the Gaussian surface, it can only be outside that surface, and the added charge must lie on the actual outer surface. इसमें सिर्फ ये है, ये जो सारा है कि कोई भी कंडक्टर जो है उसको हम प्लेस करते हैं किसी मतलब हैंग किया उसको विद सेल्फ थ्रेड, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें पता है कि वो ऑलरेडी हमने प्रूव किया जीरो है। फिर हमने ये अज्यूम किया कि अगर ऐसा ना हो तो क्या हो सकता है। ऐसा अगर नहीं है तो आपके पास देयर आर लॉट नंबर ऑफ फोर्सेस मस्ट बी एक्टिंग ऑन द इनसाइड द कंडक्टर, बट देयर इज नो प्रैक्टिकल एविडेंस फॉर दिस फिनोमेना। उसके लिए जो गॉसियन सरफेस है वो भी हमने प्लॉट की, उस पर भी देखा, हमने ये देखा कि वहां पे है ही नहीं। अगर एक्सेस चार्ज भी उस पर जो है फील्ड आउट करते हैं तो आपके पास जो चार्ज होता है वो भी अकमुलेट हो जाता है आउटर सरफेस पे, जो उसके शार्प एंड्स हैं उस पे जो है मैक्सिमम चार्ज जो है वो शिफ्ट आउट हो जाता है। तो इससे प्रूफ क्या हुआ सर? इससे क्या, इससे सिर्फ यही अज्यूम किया कि फ्लक्स जीरो है तो इनसाइड आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनसाइड जीरो है। इससे भी यही प्रूव हुआ है जो हमने पहले प्रूव किया था ना कि इसमें आपने गॉसेस लॉ अप्लाई करके जो है वो बस बता दिया। ठीक है सर। हाँ जी सर आवाज नहीं आ रही। नेक्स्ट आपके पास है प्रूव दैट द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी बाय कटिंग अ नेचुरल मटेरियल फ्रॉम द कंडक्टर डज नॉट चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई भी जो कैविटी है या कंडक्टिंग मटेरियल है उसको आप इनसाइड कट आउट कर लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे वो कहता है कोई भी पैटर्न पे फर्क नहीं पड़ता। कैसे? आइसोलेटेड कंडक्टर वही वाला हैंग किया हुआ है उस पे विद अ थ्रेड कैरिंग अ नेट पॉजिटिव चार्ज क्यू। सपोज अ कैविटी इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कंडक्टर, वी ड्रा अ गॉसियन सरफेस। ये कैविटी जो है यहाँ पे मतलब वो मटेरियल कट आउट किया है, फिर गॉसियन सरफेस उसी तरह की ली यहाँ पे। तो इनसाइड जो है E zero inside the conductor, there is no flux through the Gaussian surface. So Gauss's law, there is no net charge inside the Gaussian surface. So the total charge remains on the outer surface of the conductor. मतलब कि इनसाइड अगर कैविटी को आप वहां पे कर भी दें ये इस मटेरियल में तो जो आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो आप ऑलरेडी सरफेस के ऊपर लाई करेगी तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किस तरह से वही जो कैविटी मेथड जो हम देख रहे हैं उसमें कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर कैन बी फाइंड बाय गॉसेस लॉ बाय कंसीडरिंग सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज शोन इन
फिगर। ये कैविटी आपके पास है, इसमें कोई सिलेंड्रिकल आप पैच लें, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल एरिया आपको पता है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये इस पे लाई कर रही है। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने फ्लक्स फाइंड आउट करना है। अब किस तरह से कैसे है, द फ्लक्स थ्रू द इंटीरियर एंड द कैप इज जीरो। क्यों होगा, जो इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, बिकॉज ई जीरो फॉर ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर, इसमें आपके पास जीरो होगा। फ्लक्स थ्रू द सिलेंड्रिकल वाज इज आल्सो जीरो। क्यों होगा, बिकॉज लाइंस ऑफ ई आर पैरेलल टू द सरफेस बट द फ्लक्स थ्रू द आउटर कैप विल नॉट जीरो। जो आउटर वाला आपके पास होगा, बाकी में तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वैल्यू जो है परपेंडिकुलर हो जाएंगी। कैसे ये प्रूव किया हमने, इंटीग्रल ई डी ए, आउटर कैप, इनर कैप, सिलेंड्रिकल वाज, तीन रीजन है यहाँ पे। आउटर कैप में ई और ए का एंगल आपके पास जीरो है, ये आ गया। जो इनर आपके पास है, इसमें आपके पास एंगल उसका परपेंडिकुलर हो जाता है, इसमें वैसे ही फील्ड है ही कोई नहीं सॉरी, इनर में तो है ही नहीं फील्ड। जो सिलेंड्रिकल है उसमें उसका एंगल उसके साथ 90 है, ये वाला देखें, ये आउटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, नॉर्मल एरिया, बोथ आर पैरेलल। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, लेकिन इस सिलेंडर पे आप देख के नॉर्मल एरिया इधर चला जाएगा इस तरफ, तो आपके पास एंगल उसमें 90 होगा। जब एंगल उसका 90 होगा तो वो या इसमें जीरो होगा। इनसाइड इस रीजन की जो गॉसियन सरफेस है, इस रीजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे वो फ्लक्स है ही कोई नहीं। जब फ्लक्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नहीं है, फिर इसका मतलब है इस रीजन में कुछ भी नहीं है। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ई ए होगा। देन अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन। सरफेस की बात हो रही है, सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन आएगा। सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, तो यहाँ पे हमने वही पुट आउट किया है। अब फाई दोनों कंपेयर करेंगे तो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन आ जाएगा, जो आपने इक्वेशंस दोनों देखी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट is double than the value of E for an infinite sheet of charge। कि जो इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज थी ना, उसकी आई थी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन, जो हमने पहले प्रूव किया है। इसमें आपके पास वो डबल का मतलब है 2 टाइम्स ऑफ दिस, के जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो इस रीजन के अंदर इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज ली, इट इज डबल एट कंपेयर टू वी हैव प्रूव्ड अर्लियर इन केस ऑफ शीट। A sheet of charge can be constructed by spraying charges on one side of thin layer of the plastic। ये शीट ऑफ चार्जेस है, इस रीजन में उसको हम डिस्कस करते हैं किस तरह से है, 2 टाइम्स, वो हमने वैसे पहले प्रूव किया हुआ है। If we want to charge a thin conducting layer of same dimension, then we must have to provide twice the amount of the charge as compared to the case of insulator sheet। As compared to insulating sheet, जाहिर बात है कि आपको चार्जेस जो हैं वो उससे एज कंपेयर टू डबल लेना पड़ेंगे। वी कैन अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ थिन कंडक्टिंग शीट बाय शोन इन फिगर। ये कंडक्टिंग शीट है, लेफ्ट रीजन राइट रीजन, तो इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर डायरेक्शन है, ये इधर है, पॉजिटिव टू इधर, इसकी इधर, फिर ये आपके पास 3 रीजन है ABC। If we consider each face of the conductor as a sheet of charge having अगर हर फेस का आपके पास E is equal to sigma over 2 epsilon है, ये हमने अगर देखा है कि E is equal to sigma over 2 epsilon पहले हमने प्रूव किया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है फॉर इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज। अब 3 रीजन आपके पास हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द रीजन A एंड C इज, इस पे तो कैंसिल होगी बी में, लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट प्लस राइट, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द रीजन ये जीरो है, क्योंकि अपोजिट है दोनों, ये वाला रीजन ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर है, यहां से भी आप प्रूव कर सकते हैं इस फील्ड फ्री रीजन।
ये आपके पास सरफेस पे एक अमोलेड थिन लेयर ली थी हमने, इसमें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से इधर है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसकी बाहर है, इसकी इधर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास अकोमोलेशन ऑफ द चार्ज है सरफेस पे लाई करता है। तो जो इनसाइड द आपके पास रीजन की बात करते हैं, इनसाइड द रीजन, जो इनसाइड कंडक्टर का कोई रीजन होता है, दैट इज आप कहते हैं दिस इज फील्ड फ्री रीजन। तो ये शीट्स पैरेलल है सर? जी जी ठीक है सर। ठीक हो गया जी। हाँ जी, और कोई बात? सर जी जी सर 81 अमेरिका है। इसके HR K के देखे हैं, HRW के देखे हैं? अच्छा, जो पहले आपने बुक सेंडिंग की थी उसी के देखे हैं? वाकर के? जी सर, वो उसी के 81 अमेरिकल बन रहे हैं। सर वो HRK है। 81 बन रहे हैं, तो फिर तो हो गए होंगे। क्या सर हो गए होंगे? नहीं मतलब फिर तो कर लिए होंगे ना आपने। सर ग्रुप बना दे, ग्रुप में डिवाइड कर दें सर। 5-10 बच्चों को दे दो। ग्रुप में एक बच्चे को 10 दे दो। नहीं तो ग्रुप में तो एक एक का आएगा फिर आपको। नो नो सर, ऐसा नहीं, मतलब नहीं सर, लिखेंगे सारे सर, मतलब जितने ये जितने क्या है? आएंगे सर। एक पहले वाले ग्रुप सर तो उन्हें डिवाइड कर देते थे, अमेरिकन स्टूडेंट्स डिवाइड कर देते थे दोनों का वाइज। तो पहले के 10 दूसरे के 20 इस तरह से दोनों का। तो 10-10 न्यूमेरिकल असाइन करते थे एक ग्रुप को। एक ग्रुप में 5 बचे थे सर। अच्छा चलो सब इकट्ठे ना शेयर कर देते थे, सबके फिर क्लियर हो जाते थे। हम्म। ठीक हो गया। चले देखते हैं उसको, कोई बना लेंगे कोई इस तरह का। लेकिन करने तो सब नहीं है ना, फिर बाद में चाहे मैं देखता हूँ। स्टूडेंट है कितने टोटल है वैसे आप? सर 56 है। अच्छा 56, सही है। 54 ज्वाइन करते हैं सर। हम्म। रीटेक वाले भी हैं। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा पहले क्या होता था कि जो प्रीवियस टाइम आप 10 मेडिकल करते थे, 5 ग्रुप 10 ग्रुप? एक ग्रुप में 5 बच्चे होते थे और वो 10 न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करते थे। फिर वो प्रेजेंट भी करते थे या बस ऐसे? असाइनमेंट कर देते थे। हाँ। सर वो लास्ट पे हुई थी प्रेजेंटेशन, वो हर एक को एक टॉपिक मिला हुआ था सर, अलग-अलग पूरी ग्रुप की हुई थी। हाँ वो तो प्रेजेंटेशन आपकी भी होगी ना, वो तो उसके। अच्छा ठीक हो गया। चैप्टर एंड हो गया सर? हाँ चैप्टर एंड हो गया है। आज पास एक ही फिर मीटिंग लेंगे हम ना, ठीक है? तो